डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज से हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान शुरू करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख ही रहे होंगे कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सिलेबस जो है 4 खंडों में बंटा होगा और एक इसमें आपका 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा जो आपको स्कूल से दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो लिखा है भारत और समकालीन विश्व, जिसमें इतिहास की बात की जाएगी। ये आपका 20 अंक का रहेगा। समकालीन भारत भूगोल, ये भी 20 अंक का रहेगा। नागरिक शास्त्र 15 अंक और अर्थशास्त्र भी 15 अंक। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इतिहास और भूगोल का जो वेटेज है इसमें सेम है। अतः हम लोग पहले इसमें भूगोल को कवर करेंगे, फिर हम इतिहास पे चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक बार हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि भूगोल के सिलेबस में क्या क्या है। तो भूगोल के सिलेबस में आप देखेंगे कि टोटल 20 अंक आएंगे, जिसमें आपको कितने चैप्टर दिख रहे हैं। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, दूसरा चैप्टर है वन और वन्यजीव संसाधन, तीसरा चैप्टर है जल संसाधन और चौथा चैप्टर है कृषि, पाँचवां है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और छठवां चैप्टर है विनिर्माण उद्योग और सातवां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। तो हम लोग यहाँ पर आज शुरू करेंगे पहला चैप्टर संसाधनों का विकास, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि संसाधनों के विकास से आप क्या समझते हैं, ये जरूरी क्यों है। दूसरा है संसाधन नियोजन, तीसरा है भू संसाधन और उसका उपयोग कैसे करना है, और भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता है, और भू निम्नीकरण जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे मृदा अपरदन और मृदा क्षरण हम इसमें ले सकते हैं। और फिर मृदा संसाधन की बात हो रही है और फिर मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का मृदा का वर्गीकरण। और लास्ट में ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मृदा अपरदन और संरक्षण। तो ये दो टॉपिक जो हैं आपको इम्पॉर्टेंट रूप में पढ़ने हैं, बाकी के नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो संसाधन नियोजन है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये संसाधन आखिर है क्या, और फिर इसके विकास और इसके अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग शुरू होता है संसाधन। तो सर्वप्रथम इसमें आपको संसाधन की परिभाषा ही याद करनी है, जिसे आप देख सकते हैं ये निम्न प्रकार लिखी हुई है। प्रकृति में पाए जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संसाधन कुछ भी हो सकता है जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी आवश्यकता की पूर्ति कोई भी चीज़ कर रही है जो कि प्रकृति में पाई जाती है, तो आप उसे क्या कहते हैं, संसाधन कह सकते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप इसकी परिभाषा चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा ये ब्लैक पेन से भी अंदर परिभाषा लिखी हुई है कि वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो तथा उसके जीवन को उपयोगिता प्रदान करती हो, संसाधन कहलाती है। तो ये परिभाषा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखना चाहते हैं तो ये ऊपर वाली लाइन की ही परिभाषा आप लिखिएगा। प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। और एक बात, अगर आपसे संसाधन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप कुछ वैज्ञानिकों के नाम पर भी उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ वैज्ञानिक हैं जिनकी नाम पर परिभाषाएं दी गई हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहली परिभाषा है वो वैज्ञानिक जेम्स फिशर के द्वारा दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा, संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हो। तो आप अगर इस परिभाषा को लिखते हैं कि जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन की परिभाषा निम्न प्रकार है, तो ये आपको बढ़िया नंबर दे सकती है, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि इसने कुछ पढ़ा है और वैज्ञानिकों के अनुसार भी इसने परिभाषा बताई है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो सर्वप्रथम आप इसमें संसाधन की परिभाषा याद करेंगे। तो आपको मैंने दो परिभाषाएं बता दी कि आप लिख सकते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन की परिभाषा जो है इसको लिख सकते हैं, और फिर आप ये जेम्स फिशर के अनुसार दी गई परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, संसाधनों के विकास पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम संसाधनों के प्रकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे भी आपके सवाल बन सकते हैं। तो पहला आप संसाधन की परिभाषा याद करिएगा,
फिर संसाधन के प्रकार याद करिएगा। तो चलिए अब हम लोग संसाधन का प्रकार शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस सारणी में देख रहे होंगे कि संसाधन के प्रकार कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहला चीज़ संसाधन। संसाधन का अगर आपको प्रकार देखना है तो संसाधन को दो प्रकार से बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अभी हम इसकी चर्चा अलग से करते हैं कि नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। तो इसमें हम एक बार मानवीय की चर्चा कर लेते हैं। मानवीय में संरचनाएं और संस्थाएं, जैसे आप लोग बड़ी बड़ी इमारतें देखते होंगे तो ये मानव के द्वारा बनाई गई संरचना ही है, इसका मतलब ये मानवीय संसाधन है। संस्थाएं जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं या अन्य चीज़ें जैसे बैंक हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये भी तो संस्थाएं ही हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मात्रा और गुणवत्ता, ये भी मानवीय संसाधन है। कैसे? अगर कोई भी पदार्थ जमीन से निकलता है तो वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, अतः हम लोग अगर उसमें शुद्धता की जांच करें और शुद्धता के आधार पर उसको हम बांटें तो उसमें हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे जिससे वो मानव के लिए हानिकारक न हो। अतः ये भी एक मानवीय संसाधन के रूप में आ सकता है। तो आप लोग को इस पर फोकस नहीं करना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है प्राकृतिक संसाधन की तरफ, जो कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय दिख रहा है। फिर हमने देखा कि नवीकरणीय जो संसाधन है इसको हमने दो हिस्से में बांटा है, एक सतत अथवा प्रवाह संसाधन और दूसरा जैव संसाधन, जिसे बायोलॉजिकल भी कहा जाता है। जैव संसाधन में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव इसमें आते हैं। कैसे? अभी हम आगे बात करते हैं। अनवीकरणीय में हम देखना प्रारंभ करते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के संसाधन हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। तो चलिए हम इनकी बारी बारी से चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो अगर आप संसाधनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो मैंने पीछे सारणी आपको दिखा ही दी है, अब हम इनका विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप देख लीजिए कि संसाधनों का वर्गीकरण किन किन आधार पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संसाधनों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम कर सकते हैं कि उनका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जैव मतलब जीवों से प्राप्त होते हैं और अजैव मतलब जो जीव नहीं होते हैं, अर्थात लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, जिन्हें हम क्रमशः सजीव और निर्जीव भी बोलते हैं। तो आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं क्या लिखी हुई है जैव संसाधन की, कि इन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है वो जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सजीव वस्तुओं से प्राप्त या सजीव चीज़ों से प्राप्त जो संसाधन है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, जबकि जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन है उसे निर्जीव संसाधन अर्थात अजैव संसाधन कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैव संसाधन में आपके उदाहरण क्या क्या आते हैं? मनुष्य आता है, पशुधन आता है जैसे पशु पक्षी आदि हो गए इसमें, और वनस्पति और अन्य जीव आते हैं, क्योंकि वनस्पति को भी लिविंग थिंग्स माना जाता है, ये भी तो श्वसन क्रिया करते हैं जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कोयला और पेट्रोलियम को भी जैविक स्रोत के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। तो आपने इसके बारे में तो कक्षा 7-8 के विज्ञान में ही पढ़ा होगा कि कोयला और पेट्रोलियम जमीन में जीवित वस्तुओं के दबने के कारण ही करोड़ों वर्ष पश्चात बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जैव संसाधन में लिया जा सकता है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको अजैव संसाधन बता दिया कि ये निर्जीव चीज़ों से बनते हैं, जिसमें आएंगी मृदा, धातुएं और चट्टानें, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वैसे आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे जैव संसाधन जो जीवों से मिलता है और अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा प्रकार, जो कि किस आधार पर है? समाप्यता के आधार पर, अर्थात जो समाप्त होते हैं या नहीं होते हैं, इसके आधार पर हम बात करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात जिन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन जो
समाप्त हो जाते हैं, अर्थात अगर हम उन्हें एक बार प्रयोग कर लें तो वो हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आप इनको हम बारी बारी से चर्चा में लेते हैं। तो पहला प्रकार आता है नवीकरणीय संसाधन। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लिख लीजिएगा इसको ज़रूर कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। या एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिन्हें हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसा आप इसमें देखेंगे कि ये सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, आप हमेशा यूज कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि आज ये खत्म हो गया तो कल आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा जो है, हवा लगातार चलती जा रही है, आपने यहाँ पर उसको उपयोग किया, वो हवा आगे बढ़ जाएगी, फिर आप उसको आगे उपयोग कर सकते हैं, अर्थात इस हवा का आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जल का भी आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग आगे विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें हम जल परियोजनाओं को भी पढ़ेंगे, जिससे क्या होता है कि बहते हुए जल को बांध बनाकर रोका जाता है, फिर वहाँ से नीचे गिराया जाता है, वहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है और ये जल पुनः आगे जाता है, जहाँ पर फिर से इसको रोककर फिर से नीचे गिराकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। अर्थात आपने देखा कि इसी जल को हमने यहाँ पर भी उपयोग कर लिया और हमने आगे बढ़ भी उपयोग कर लिया। इसका मतलब इसे हम कहेंगे जल संसाधन, अर्थात नवीकरणीय संसाधन। इसी प्रकार वन और वन्य जीव भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कैसे? आप देख रहे होंगे कि वन पेड़ों से बनते हैं और अगर आप आज ने पेड़ आपने काटकर उसका उपयोग कर लिया और आप पुनः पेड़ लगाइए, कुछ समय बाद आप उसका उपयोग फिर से कर पाएंगे। इसका मतलब ऐसा है कि अगर पेड़ आप लगा रहे हैं तो बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात ये समाप्त होने वाला नहीं है, इसीलिए ये भी नवीकरणीय संसाधन के रूप में आ सकता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नवीकरणीय संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। एक है सतत संसाधन और दूसरा है जैविकीय संसाधन। सतत संसाधन का मतलब क्या है कि आप इसको एक ही समय में बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा, और पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पे कि बहता हुआ जल और सौर विकिरण। मेरी परिभाषा को आप ध्यान से लिख लीजिएगा। सतत संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनको प्रयोग करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनको प्रयोग करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है और पुनः इनका प्रयोग किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? सतत संसाधन कहलाते हैं। इनको आप एक स्थान पर रोक कर नहीं रख सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे बहते हुए जल की बात हो रही है, तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि जल बहता जा रहा है, आपने यहाँ पर रोका, यहाँ पर आपने बिजली बना ली, फिर ये आगे बहेगा, फिर आप रोकिए, फिर बिजली बनाइए, फिर आगे जाएगा, फिर आप रोकिए, फिर बिजली बनाइए, मतलब ये आगे चलता चला जाएगा और बार बार आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ये समाप्त नहीं होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होती है। बहने वाली हवा, जैसा कि आपने पवन चक्की का नाम सुना होगा, यहाँ पर आप पवन चक्की लगा दीजिए, ये पंखी घूमेगी, नीचे आप टरबाइन चलाइए, बिजली बनाइए, फिर वो हवा बहती हुई आगे जाएगी, यहाँ पवन चक्की लगाइए, यहाँ आप टरबाइन चलाइए, फिर बिजली बनाइए। मतलब उसी हवा से आप बार बार एक जगह से दूसरी जगह बिजली को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये सतत अथवा लगातार चलने वाले संसाधन में आएंगे। ठीक है ना। अब हम दूसरा हेडिंग देखेंगे इसका, जैविकीय संसाधन। दूसरी हेडिंग है जैविकीय संसाधन। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होंगे, एक सतत और एक जैविकीय। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। परिभाषाएं नहीं, बस प्रकार आप याद रखिए। जैविकीय संसाधन जो कि जैविक प्रक्रिया के द्वारा अर्थात जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो आपने देखा, अभी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि प्राकृतिक वनस्पति है, आज आपने काट कर इसका उपयोग किया है, आप पुनः लगाइए, पुनः कुछ समय बाद इसका उपयोग करिए। लेकिन क्या आप तुरंत इसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी वन्य जीव को मार कर उसका प्रयोग कर लिया तो क्या आप तुरंत उसका प्रयोग कर पाएंगे? नहीं। आप उसकी आने वाली अगली पीढ़ी का उपयोग कर पाएंगे कुछ समय बाद, परंतु कर पाएंगे आप। इसीलिए इसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आगे देखिए आप, अनवीकरणीय संसाधन, जो कि इसका दूसरा प्रकार है समाप्यता के आधार पर। दूसरा प्रकार क्या बनेगा इसका अनवीकरणीय संसाधन में? तो आप देखिए, इसको आप एक कॉलम बनाकर पढ़ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप लिखिए समाप्यता के आधार पर, बना लीजिएगा कॉलम आप लोग।
समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार में बांटिए आप? 2 प्रकार में। 2 प्रकार में कैसे बांटेंगे? जो आपका पहला होगा नवीकरणीय आप लिखिएगा, और जो दूसरा होगा उसे आप लिखिएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप इसको लिख लेंगे इस तरह से, तो आपने देखा कि जो नवीकरणीय है वो पुनः 2 प्रकार का है। मेरे में जगह नहीं है, मैं नाम बोल देता हूँ, आप नाम लिख लीजिएगा। नवीकरणीय में 2 प्रकार का है, एक है सतत और एक क्या है? जैविक। एक है सतत और एक है जैविक। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि अनवीकरणीय भी 2 प्रकार का है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? चक्रीय और अचक्रीय। तो चक्रीय में कौन सा आएगा जिसे आप तकनीकी का प्रयोग करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं? जैसे एक बात आप समझिए कि आप यहाँ पर लोहे से कोई वस्तु बनाते हैं। लोहे से आपने एक वस्तु बना दी, वो वस्तु कुछ समय बाद पुरानी हो गई और आपके लिए बेकार हो गई, तो आपने उसे क्या किया? कबाड़ वाले को बेच दिया। कभी आपने सोचा कि वो कबाड़ वाला क्यों उस लोहे की वस्तु को खरीद कर ले जा रहा है? क्यों? क्योंकि वह ले जाकर पुनः इसे बेच देता है। कहाँ पर? फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में जाने के बाद इसे पुनः गलाकर फिर से लोहा बनाया जाता है और उस लोहे से पुनः नई वस्तु तैयार कर दी जाती है। तो इसका मतलब लोहे से हम गए वस्तु पर, वस्तु से गई वो कबाड़, कबाड़ से फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री से बना लोहा, लोहे से बन गई वस्तु। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक चक्र बन गया। अतः यह चक्रीय संसाधन में आएगा। ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस हिसाब से आप कहेंगे कि ये तो एक नवीकरणीय संसाधन हुआ, परंतु थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जब तक ये धातु आपके पास थी तभी आपने इसको चक्र के रूप में बनाकर उपयोग किया। जिस दिन ये धातु आपके पास से समाप्त हो जाएगी, क्या आप इसको प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसे आप नवीकरणीय संसाधन में नहीं रख सकते हैं। बाकी दूसरा हम देखते हैं अचक्रीय संसाधन। तो अचक्रीय संसाधन आप यहाँ पे समझ सकते हैं आराम से कि सीधी सी बात है कि जिन्हें आप पुनः कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल और डीजल इसमें आ जाएगा। पेट्रोल और डीजल या अन्य ईंधन आदि इसमें आ जाएंगे। कैसे? अगर आपने पेट्रोल को एक बार जलाकर इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर लिया, तो क्या आप इसे पुनः प्राप्त कर पाएंगे? आपने पढ़ा भी होगा कि ये हजारों करोड़ों वर्ष के पश्चात बनते हैं। इसका मतलब ये हमें पुनः नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए इसे हम अचक्रीय संसाधन कहेंगे। हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि हम पहले पेट्रोल को यूज करें, पेट्रोल को यूज करने के बाद फिर इसे घुमाकर पेट्रोल बना दें और फिर यूज कर लें। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ये भी चक्रीय संसाधन में आते, परंतु ये किस संसाधन में आते हैं? अचक्रीय में, अर्थात इनको कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं संसाधनों के अगले वर्गीकरण पर, जो कि स्वामित्व के आधार पर किया गया है। स्वामित्व के आधार पर करने का मतलब है कि आपका जो संसाधन है उस पर मालिकाना हक किसका है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, 4 भाग मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्यक्तिगत और सामुदायिक नॉर्मल है। क्या करना है आपको इसमें कि जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं इनका जो स्वामित्व होता है कुछ निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कोई खेत है वो आपका है, कोई बाग है वो आपकी है, तो इस पर स्वामित्व आपका है। आप इस पर जो चाहें वो कर सकते हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो उसमें व्यक्तियों के हाथ में होता है। सामुदायिक में किसी समुदाय के सभी सदस्यों के हाथ में ये होता है। क्या? मालिकाना हक। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका मालिकाना हक किसी समुदाय के सभी सदस्यों के पास होता है। समुदाय से यहाँ मतलब है कि वो एक कोई गांव हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि आपके गांव का तालाब है, तो आपके गांव का तालाब है तो उसके पूरे गांव के लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गांव का बाहरी उपयोग करने आता है तो आप उसको रोक सकते हैं कि नहीं, आप इसको नहीं प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके गांव की संपत्ति है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये सामुदायिक संसाधन हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन की। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। तो फिर आप कहेंगे तो अभी तो आपने बताया कि व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन भी होते हैं,
फिर आप बोल रहे हैं कि संपूर्ण संसाधन जो देश के हैं वो राष्ट्रीय संसाधन है। हाँ, तो मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसा कि लिखा हुआ है कि देश की सरकार का सभी संसाधनों पर कानूनी अधिकार होता है। सरकार राष्ट्रीय हित के लिए किसी भी व्यक्तिगत या सामुदायिक संसाधन का अधिग्रहण कर सकती है। ये बात आप ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी जो सीमा है उसके भीतर जो भी संसाधन है वो सब राष्ट्रीय संसाधन माने जाएंगे। उस पर किसी व्यक्ति का हक नहीं होगा, किसी समुदाय का हक नहीं होगा। जब तक सरकार को ज़रूरत नहीं है तब तक वो व्यक्तिगत या सामुदायिक संसाधन है। जिस दिन वो सरकार की ज़रूरत में आएगा वो कैसा संसाधन बन जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन बन जाएगा। दूसरी बात, अब हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसका चौथा प्रकार है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऐसे संसाधन जिनके संचालन और स्वामित्व का अधिकार अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के पास होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हम बात करते हैं कि जैसे किसी देश की सीमा है, मान लीजिए भारत ही है, नीचे से भारतीय प्रायद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो इधर साइड में समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो अगर हम देखें तो समुद्र तट जहाँ से शुरू होता है, अर्थात भारत का ये कोस्टल एरिया, ये किनारे का एरिया, यहाँ से 200 किलोमीटर तक तो भारत का अधिकार होता है। कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। परंतु इसके आगे का जो एरिया बचता है उस पर किस देश का अधिकार होगा? अगर हो सकता है इधर किसी देश का बाउंड्री हो तो यहाँ से उसका अधिकार होगा, परंतु अगर किसी देश की बाउंड्री नहीं है तो जो यहाँ की एरिया बचता है उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अर्थात संपूर्ण विश्व इसका उपयोग कर सकता है, परंतु किसी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सहमति के बाद। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है उस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकार है, उस पर पूरा विश्व उसका उपयोग कर सकता है। तो आप इन्हें कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से हमारा स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब आता है विकास के स्तर के आधार पर। तो आप इनमें छोटी छोटी चीज़ देख लीजिए, ये आपके महत्व की चीज़ नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं एक बार आप देखिए, फिर हम बात करते हैं। पहले लिखा है संभावी संसाधन, दूसरा लिखा है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। उसके बाद तीसरा लिखा है भंडार, तीसरा लिखा है भंडार। उसके बाद चौथा लिखा है संचित कोष, संचित कोष। तो अब जरा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन क्या हैं? तो अगर आप बात करें तो संभावी संसाधन का मतलब है कि वे संसाधन जो किसी जगह पर उपस्थित होते हैं परंतु उनका उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात उचित रूप से भी प्रयोग नहीं किया जा सका है। जैसे हम बात करें सौर ऊर्जा की, हम सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अभी तक हमने इसका उचित रूप से उपयोग नहीं किया है, इसीलिए इसे हम संभावी संसाधन कहेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जो भविष्य में संसाधन संभावित हो सकता है, इसीलिए हमने इसको कहा संभावी संसाधन। दूसरा इसका बात करेंगे हम विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब ये है कि इनके बारे में हम जान चुके हैं। देखिए, ऊपर वाले के बारे में आप जान रहे थे लेकिन आपने अभी उसका उचित उपयोग नहीं किया हुआ है, परंतु इसके बारे में आप जान भी चुके हैं, इसका उपयोग भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इसके बारे में हम लोग को पूरा पर्याप्त मालूम चल चुका है और आज हम लोग इसका उचित उपयोग और अधिकतर उपयोग कर लेते हैं। तीसरे हेडिंग की बात करते हैं भंडार। तो भंडार में आप लोग बात करिएगा। देखिए, आप इसको सुनते जाइए, बस इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो लिखने को बोला है वो आप ऊपर लिख लीजिएगा। सारणी जो मैंने बोली उसको बना लीजिएगा। जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है आप उनको लिख लीजिएगा। आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप सुन लीजिए। प्रकार है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा भंडार, स्टॉक। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई फसल पैदा होती है तो आप क्या करते हैं? आप उसका कुछ हिस्सा अभी उपयोग के लिए निकाल देते हैं और बाकी हिस्से को एकत्रित करके रख देते हैं और पूरे साल उसका उपयोग करते हैं। इसी को हम बोलते हैं भंडार। ये बात को ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार हम भंडार क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास संचित रूप से रखा हुआ है, जो हमारे पास संचित रूप से रखा हुआ है। तो प्राकृतिक संसाधन में भंडार किसे कहा जाता है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन में भंडार कहा जाता है कि हमारे
प्रकृति में उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी पहुंच से बाहर हैं। अभी हमारी पहुंच से क्या है, बाहर हैं। क्या कहलाते हैं, भंडार कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे पृथ्वी पर जल है, लगभग 70% जल है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो जल है, दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। यौगिक है, एक प्रकार से कह सकते हैं, मिश्रण नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, यौगिक है, यौगिक। इसमें जो हाइड्रोजन है H2, ये भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, और जो ऑक्सीजन है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये जलाने में मदद करता है। परंतु हम लोगों ने अभी तक जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उपयोग करने की कला नहीं सीखी है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अलग भी करते हैं इसको, तो विद्युत अपघटन के माध्यम से अलग करते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, भंडार कह सकते हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा। लास्ट आपका बच रहा है इसमें संचित कोष। संचित कोष, तो संचित कोष क्या है? यह भंडार का वह भाग है जो कि तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। संचित कोष जो हमने बचा के रखे हैं, अभी वर्तमान में इसका उपयोग हम कम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका उपयोग बढ़ा देंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे पास पर्याप्त जल है, नदियाँ हैं, नदियों में बहने वाला जल है। हम इन नदियों में बहने वाले जल को विद्युत पैदा करने में उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप बांध को रोकिए, पानी गिराइए, टरबाइन चलाइए और आप बिजली बना लीजिए। लेकिन अभी हम इसका उपयोग सीमित पैमाने पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ बिजली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कोयले का उपयोग किया जाता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन आने वाले समय में कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन है, तो धीरे धीरे कोयला समाप्त होगा, तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? हमें पड़ेगी ज़रूरत किसकी? जल से विद्युत बनाने की, सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने की। इसीलिए जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, हम इनका उपयोग बढ़ाते चले जाएंगे। अतः इनको संचित कोष कहा जा सकता है। जैसे आपके पास एक गुल्लक होता है, उस गुल्लक में से आप पैसे जितनी ज़रूरत होती है उसको निकाल लेते हैं। जिस दिन आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी, आपने ज़्यादा निकाल लिया। तो इस प्रकार से कहा कि आपके पास वो संचित कोष की तरह पड़ा हुआ है। अभी आपको आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन आप इसका उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि संसाधन क्या हैं, संसाधनों के प्रकार को किस आधार पर बांटा जा सकता है, और विभिन्न प्रकार के संसाधन, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण हमने देख लिए, जिसमें आपको ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन ज़्यादा ध्यान देना है, और ऊपर के जैव और अजैव संसाधनों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप राष्ट्रीय संसाधन को याद रख लीजिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने बोला कि 200 किलोमीटर तक किसी देश का अधिकार होता है, लेकिन उसके बाद उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में या इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है, EEZ बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। भारत का EEZ कितने किलोमीटर तक होगा? 200 किलोमीटर तक होगा। ये बात को आप याद रखिएगा। हम आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। आप इसको पढ़िए और मस्त रहिए, आगे की पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आने वाला है। अब हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।